नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमने कल एक न्यूज़ देखी जहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक लीक आया है। इंटरेस्टिंग दैट वॉल स्ट्रीट जर्नल अपने ही डिप्लोमैट्स को लीक करता है। बाय द वे, इट्स नॉट अ डिप्लोमैट, इट्स अ सीआईए एजेंट। एनीवेज़, वी विल टेल यू अबाउट दैट। बट एक लीक आया है जिसके अंदर ये सीआईए एजेंट बैठ के काफ़ी मतलब बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है बांग्लादेशियों के साथ। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नोटिस इन दिस एंटायर गेम इज़ कहीं न कहीं ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर है वहाँ पर इनको पता है, यूएस आल्सो इज़ अवेयर कि भई किस डायरेक्शन में ये चीज़ें जा रही हैं। यूनुस के लिए कहीं पे एप्रिसिएशंस, कहीं पे डेप्रिसिएशंस और इलेक्शन के ऊपर काफ़ी हद तक एक एक थोड़ा-सा डाउट सा जताया जा रहा था वहाँ पर। अब मैं यहाँ पर दिखाऊँगा तो नहीं बिकॉज़ इट्स गॉट अ कॉपीराइट, बट एट द एंड ऑफ इट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स हियर बिफोर आई हैंड इट ओवर टू पथिक भाई इज़ यूएस का इन्वॉल्वमेंट प्रीटी मच यहाँ पर जब हम लोग बोलते थे कि भई ये यूएस ने ही कराया एंड यूएस हैज़ बीन प्लेइंग द बैड गेम एट द बैक। वो इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से अभी क्लियरली बाहर आता दिख रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 इज़ यूएस को भी पता है कि भई जमात इधर पे एक पूरा इस्लामिक रेजिम बनाने के चक्कर में है एंड इट इज़ ट्राइंग टू वार्न द बांग्लादेशीज़ कि साहब ये मत करो। तीसरा, जितने भी मिल्स हैं इनके, जो भी इनकी गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, उन्होंने फ़रवरी 1 से बोला है साहब हैंड्स अप, वी कांट डू दिस एनीमोर, हमारे पास पैसे नहीं है, वी आर प्रीटी मच गोइंग बैंकरप्ट हियर। तो ऑल दिस स्टफ इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ जस्ट गोना हैपन फ़रवरी 1 का ये जो भी होगा जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। सो वी नीड टू नाउ अंडरस्टैंड होता क्या है बांग्लादेश के अंदर। फ़तेह भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, अमेरिका का पुराना नाता है मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। मतलब सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड वो है। और अगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे थोड़ा सा जो मॉडरेट लीडर्स था उनको हटा के रेजिम चेंज करवा के उन देशों में आज कैसा स्थिति है अगर आप देखें, चाहे वो लीबिया हो, सीरिया हो, इराक हो। उस दिन मैं सुन रहा था कोई somebody, I don't know whether he was from MI6 or CIA, कोई एक बोल रहा था कि उसको कैसे हायर किया गया टू हैव अ कंप्लीट इमेज मेकओवर ऑफ अल जोलानी, जिसको कहा जाता था हेड कटर ISIS का, और उसको कैसे प्रेसिडेंट बनाया गया सीरिया का। सो इट इज प्रिटी क्लियर कि अमेरिका किस राह में जाना चाहता है व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया। और ये आज की बात नहीं है। अगर एक सेक्शन विद इन द जमात और प्रोबब्ली मोस्ट ऑफ देम, अगर ऐसा है कि वो 1971 के वॉर के खिलाफ थे और उनमें से बहुत लोगों को जो रजाकार बोला जाता है, तो 1971 के लिबरेशन और वॉर के खिलाफ अगर जमात के बहुत सारे मेंबर्स वहां पे थे, तो अमेरिका भी 1971 के वॉर के खिलाफ ही था। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट कॉमनैलिटी इन दोनों का वहां पे है। दैट इज अ रियलिटी। और जिस तरह से अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखें राइट नाउ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इट इज प्रिटी क्लियर इट्स अ कंटेनमेंट स्ट्रेटजी फॉर इंडिया। हालांकि उनके जितने सारे बिजनेस आते हैं फ्रॉम साउथ एशिया वो इंडिया से आते हैं। हालांकि उनके जितने सारे जीसीसी होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर जो टैलेंट होता है, इट्स ऑल फ्रॉम इंडिया। You don't see Pakistanis going up the ladder and becoming CEOs of American companies. They will not trust them. कोई एक दो एक्सेप्शंस हो सकता है, बट इट इज अ क्लियर कट, जिसको कह सकते हैं आप, डाइकोटॉमी बिटवीन उनके फॉरेन पॉलिसी क्या है साउथ एशिया के तरफ और उनके बिजनेस पॉलिसी क्या है। तो ये कब तक ये सस्टेन कर पाएगा, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। अब इनका जो आर्ग्यूमेंट है ना, नो नो नो, वी नो कि जमात, अच्छा जमात इज वेरी पॉपुलर राइट नाउ इन बांग्लादेश। चाहे किसी को वो अच्छा लगे या बुरा लगे, जमात इज वेरी पॉपुलर। जमात की अभी इस बार जो इलेक्शन है, अगर ये इलेक्शन होता है एज दे आर प्लानिंग, उसमें जमात इज गोइंग टू बी द सेकेंड पार्टी इन द बांग्लादेश पार्लियामेंट, जिसमें उनके अच्छे खासे सीट्स होंगे, पहले से बहुत ज्यादा होगा।
सो दैट इज वाई अगर वो जिस आप जो लीक की बात कर रहे थे उस बंदे ने ये यहाँ तक कहा कि टेलीविजन चैनल्स को और जमात के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट करना चाहिए, ये सब उन्होंने कहा। और एज अ जिसको कहते हैं ना, मतलब कॉरिजेंडम जिसको कहते हैं, सम काइंड ऑफ कैवियट, बोला कि नहीं नहीं नहीं, वी विल कीप देम इन कंट्रोल, टैरिफ बढ़ा देंगे, टैरिफ बढ़ा की देंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ जाएगा, सो वी नो हाउ टू कीप देम इन कंट्रोल। ये उस जो आप वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर रहे हो उसमें जो आया लीक, उसके ऊपर जो एनालिसिस बहुत लोगों ने, बहुत सारे आर्टिकल्स में आया, सो दैट इज प्रीटी मच क्लियर, लिखा है कि वी विल यूज टैरिफ एज ए लिवरेज। बट कौन से देश में अमेरिका ने टैरिफ लगा के रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल कर लिया? कौन से देश में? कौन सा देश अगर वो डिसाइड कर ले कि वी हैव टू गो टू द एक्सट्रीमिस्ट पाथ, तो टैरिफ की वजह से वो बंद हो जाएगा? वो कर पाया? वो आज मतलब दैट इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ naivety, even if I don't use the word stupidity, that is the highest kind of naivety इनके, जो हमेशा इसको लगता है कि टैरिफ सैंक्शन से सब काम कल हो जाएगा। इन्होंने सैंक्शंस लगा के रखा अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर, कौन सा क्या उखाड़ लिया? सो द रियलिटी इज, अगर आप देखें कि व्हाट दे आर डूइंग इन बांग्लादेश इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन इन मिडिल ईस्ट, इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन इन नॉर्थ अफ्रीका। ये कोई नई चीज नहीं है। मैं एक चीज बहुत दावे के साथ बोलना चाहता हूं, अमेरिका जितना भी डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी की बात करे, ज्यादातर जगह पे दे प्रेफर ऑटोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस टू बी इन पावर इफ दे अलाइन विद द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। नहीं तो कौन सा डेमोक्रेसी की बात जो अमेरिका बोलता रहता है कि वी आर फॉर फ्री वर्ल्ड, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिविजुअल राइट्स। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में कभी वो बात तो नहीं करते। इमरान खान इज इन जेल। इमरान खान प्रो इंडिया है, एंटी इंडिया है, वो अलग इशू है, बट इमरान खान इज राइट नाउ इन जेल फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स। व्हाट इज द अमेरिकन स्टैंड ऑन दैट? So that is what we have to understand कि ये जितने ट्रांस अटलांटिक अलायंस में, हाँ ये रियलिटी है कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस में टूट आ रही है, बट ट्रांस अटलांटिक जो देश है, they have always been like that. I would request everyone to go and study a bit about जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो था, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लुबुम्बा, उसको जिस तरह से बेल्जियम ने मारा था, बिकॉज ही टुक इंडिपेंडेंस के बाद ही मेड द फर्स्ट स्पीच जहां पे ही एक्यूज बेल्जियम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। फिर किस तरह से उसको मारा गया। अब प्रेसिडेंट को तो मदुरो के साथ जो किया गया, उसमें अगर किसी को लगे वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन नहीं है। एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि शेख हसीना अगर वहां से नहीं जाती, उसके साथ भी वही होता। सो आई थिंक समवेयर इस, अगर सम पीपल में से कि देखो यूएस इज नॉट हैप्पी कि यूनुस ने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। नहीं, इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ही उसको भेजा गया था। आई मीन व्हेन वाज द लास्ट टाइम यूएस वांटेड a country outside the transatlantic alliance to be prosperous, democratic, liberal, upholder of institutions? नहीं चाहते वो। they want them to serve a purpose. तो अगर वहां पे जमात अमेरिका का पर्पस सर्व करे, तो जमात विल बी अ फेवरेट ऑफ द अमेरिकन्स। अगर जमात वहां पे पर्पस सर्व ना करे, तो उसको भी उसी तरह एक्सट्रीमिस्ट और बोला जाएगा, सैंक्शंस लगाया जाएगा, जिस तरह से इन लोगों ने बाकी जगह पे किया है। रूल बुक में कोई डिफरेंस नहीं है। सो आई एम नॉट सरप्राइज बाय व्हाट दे आर डूइंग बाय कोजिंग अप टू द जमात। दैट इज pretty evident, but the bigger issue is what is the American end game. उनका लगाव जमात से नहीं है, उनका लगाव है जमात से क्या उसको हासिल हो सकता है। What is the American end game so far as South Asia is concerned? Now it's pretty clear. उसमें कोई दोहराए नहीं है कि उनका they want India to be somewhere internally stable or externally stable and internally in chaos. अब थोड़ा सा एक्सटर्नली स्टेबल पूरा भी नहीं, थोड़ा बहुत ये उलझ के रह जाए बॉर्डर्स में। एक बॉर्डर में प्रॉब्लम से नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ के बॉर्डर से होना चाहिए।
That is what their viewpoint is, pretty clear. Now if they are, I think there is an expectation कि जमात will fulfill the service. अगर ये है, अगर अमेरिका को लगता है कि नहीं, we want the बांग्लादेश economy to grow, तो जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा था बांग्लादेश का, तो they would have allowed that to grow. नहीं है, नहीं किया. So this is what I believe, and I think ये जमात के साथ अमेरिका का रिश्ता बहुत आगे जाएगा. अमेरिका का, अगेन I repeat for people to understand, 1971 वॉर को लेके जमात and America are on the same page. So there's no difference. And last but not the least, I think the Americans want a foothold in the Bay of Bengal, जो अभी तक हुआ नहीं है उस तरह से. So if that is one of the reason, लेकिन at the same time जो आइडियोलॉजी ये सब संगठन फॉलो करते हैं और जो अमेरिका फॉलो करते हैं, उसमें आकाश और पाताल का अंतर है. तो कहीं ना कहीं जाके अब आदि भाई ये होता है, ये एक साथ तो आ जाता है किसी कॉमन एडवर्सरी को तंग करने के लिए, बट बीच में ये खुद ही एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं. एवरीवेयर इट हैज बीन द सेम थिंग. द अमेरिकन्स गो फॉरवर्ड विद समबडी and then they start fighting against that somebody. This is a clear stand on that. So I'm not surprised with what we witnessed, but invariably in between suddenly America चिल्लाने लगेगा कि sanctions दे देंगे, वहां पे ये हो रहा है, वो हो रहा है. आज जितने सारे अच्छी बातें बोल रहे हैं, कल बुरी बातें बोलेंगे अमेरिका. So that is how it is. So they are least interested in Bangladesh. उनका एक पर्पस सर्व करना है. अगर वो पर्पस सर्व करता है तो फाइन, अगर वो पर्पस सर्व नहीं भी करता है तो एज इट इज दे वांट केओस इन बांग्लादेश, वो केओस करवा के अमेरिका चला जाएगा. फिर झेलो तुम, फिर इंडिया को झेलना है. दैट इज इट. बाकी सारी बातें इधर उधर वो चलता रहेगा, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज क्रिएट केओस इन साउथ एशिया एंड दे विल डू इट. बैक टू यू. Yeah, I mean that is one. Second is it's interesting that the entire ये तो बोल रहे हैं कि भाई यूनुस हैंडल्ड द इंडस्ट्री एंड डिड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और उसमें काफी कुछ ऐसी चीजें बातें करी गई हैं, बट एक्चुअली ऑन द ग्राउंड व्हेन वी सी दैट द इंडस्ट्री इज एक्चुअली इन द डंप. टेक्सटाइल वाले बोल रहे हैं भैया हम लोग फरवरी 1 के बाद काम ही नहीं कर सकते, फैक्ट्रीज अकाउंटों का शट. बट द यूनुस गवर्नमेंट ने क्या करा है, इस तरफ बीसीसीआई आईसीसी से पंगे लेके दे बेसिकली डाइवर्टेड द डिस्कशन, created nationalism. Every time there is a crisis in Bangladesh, यही करते हैं वो, create that nationalism. वहां पर ओ जी एंटी इंडियानिज्म वो खड़ा कर दो ताकि रियलिटी चेक से वो चीजें निकल जाए. तो अभी ये अगले 1-1.5 हफ्ते तक दंदनाते रहेंगे, वो देखो वी इग्नोर्ड इंडिया, वी डिड दिस, वी डिड दैट, आईसीसी में हम लोग अभी बस ये कर देंगे, हम केस करने वाले हैं. All that stuff will continue on. That is basically a diversion. That's exactly what Pakistan does. जी बिल्कुल. एंड देखिए, अगर बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सस्टेन करना है तो उनके लिए 2 बेसिक इश्यूज होता है. फर्स्ट इज ट्रांसशिपमेंट, जो इंडिया के थ्रू जाता है, और दिल्ली में जो बहुत बड़ा एक लॉजिस्टिक्स हब है, वहां से ज्यादातर शिपमेंट होता है. क्योंकि अगर पूरा ही आप जहाज से भेजेंगे, इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग, वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है. सेकेंडली, उनके सस्टेनेंस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत हद तक डिपेंड करता है ऑन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. वो कहीं पे भी हो, एनीवेयर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल. तो अगर आप रॉ मटेरियल, अगर आपके लिए, अगर बगल में जो देश है जिसके पास रॉ मटेरियल है, अगर आप उनसे लेते हो, सो इट हेल्प्स यू. तो आप नहीं लेते हो तो उस बड़े देश का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो आपको इंपैक्ट करता है. So one of the reason जिसकी वजह से उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, is because of cost of raw materials, cost of input cost जिसको कहा जाता है. Because they are almost like shunning India, नहीं इंडिया से नहीं लेना है, लो फिर इजिप्ट से ले आओ, बट उसका खर्चा कौन उठाएगा? इजिप्ट तुम्हारे बगल में तो है नहीं ना, तुम्हारे बगल में इधर उधर ऊपर नीचे इंडिया ही है, नहीं तो समुंदर है. अब समुंदर में तो आपको कॉटन नहीं मिलेगा, ये टेक्सटाइल मशीनरी नहीं मिलेगी. So you have created that. अब nationalism का एक बहुत important part होता है कि how you take your industry to the next level. इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत है, it is aimed at that. हाँ, वहां पे कुछ critics आके बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन वो $2 ट्रिलियन in 2014 to $4 ट्रिलियन in 2024 ऐसे ख्याली पलाव से नहीं होता है. उसके पीछे बहुत मेहनत हुआ है.
दैट मीन्स द इंडस्ट्री हैज वर्कड. सो परसेंटेज ऑफ जीडीपी अभी भी इंडिया का इंडस्ट्री और बढ़ना है, कम है, बट जब जब आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो परसेंटेज में प्रोपोर्शनेटली इंडस्ट्री भी बढ़ा है. $600 to $700 billion मिनिमम इंक्रीज हुआ है. For Bangladesh, they need to understand, they need to find out कि उनके क्या कैसे फायदा हुआ by creating that atmosphere what they have created in Bangladesh. आप इकोनॉमी की बात करो, एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, ये कहीं पे नहीं होता है आदि भाई कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आता है या पावर जब्त कर लेता है तो प्रीवियस रेजिम के जितने सारे लोग जाने माने थे या जिनके कनेक्शंस में थे उनके सारे फैक्ट्री होटल वोटल जला दो. ये कहीं नहीं होता. You don't see it even in India. यहाँ पे political divides deep है, but you don't see कि अगर कांग्रेस का सरकार है और वो जाने के बाद बीजेपी आता है तो पिछले सरकार ने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए उस टाइम जो फैक्ट्रीज था, जो फैक्ट्री के मालिक हो सकता है प्रो कांग्रेस था, उसका फैक्ट्री जला दो. ऐसा नहीं होता है. दैट इज स्टुपिडिटी. लेकिन ऐसा ही हुआ है वहां पे. फैक्ट्रीज हैव बीन बर्न डाउन. not just मतलब जो मीडिया हाउसेस, फैक्ट्रीज हैव बीन बर्न डाउन, होटल्स हैव बीन बर्न डाउन. तो अगर आप फैक्ट्रीज जला दोगे, अगर आप इनपुट कॉस्ट बढ़ा दोगे, अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हर 50 मीटर में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देखो नॉर्मल बांग्लादेश की वीडियो देखो, लोग तंग आ चुके हैं. ढाका में जितने सारे प्रोटेस्ट होता है, किसी भी नाम पे प्रोटेस्ट कर लो, एक बंदा बोल रहा है कि भाई 5 एम्बुलेंस यहाँ है, वो लोग मर जाएंगे एम्बुलेंस में तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. एक यंग स्टूडेंट बोलता है मर गया तो मर गया, क्या फर्क पड़ता है. इस तरह की अगर मानसिकता हो जाता है एजुकेशन सिस्टम की तो कोई देखने वाला नहीं है. पुलिस डरे हुए है, पुलिस 1100-1200 पुलिस वाले सुना जाता है कि मारा गया था उस टाइम, कोई कुछ बोलना नहीं चाहते. सो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, फिर आपके बैंक्स की देयर इज अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस इन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ऑफ द बैंक्स. तो ये अमेरिका को पता नहीं है, सबसे ज्यादा पता अमेरिका को है. सो व्हेन यू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ केओस इन द इकोनॉमी, इनवेरिएबली आपके रेटोरिक्स जो होता है ना कि कुछ भी होता है देखो इंडिया जिम्मेदार है, तुम्हारे आज ये हाल इंडिया जिम्मेदार है. वो कम्युनिस्ट जैसे होता है कि कोई अगर गरीब है बोलेगा तुम गरीब हो क्योंकि वो अमीर है इसलिए उसको मारो फिर तुम ठीक हो जाओगे. ऐसा नहीं कि तुम मेहनत करके अमीर बनने की तुम भी कोशिश करो. तो ये वही है, इंडिया के ऊपर 10 इंडिया के गाली दो तो ठीक हो जाता है, वहां पे पीपल बिकम हैप्पी. सी अल्टीमेटली इट हैज टू अ सर्टेन ग्रेट एक्सटेंट वर्कड इन बांग्लादेश. देयर इज अ ह्यूज एंटी इंडियन सेंटिमेंट. आपने उस दिन दीप के साथ भी बात किया, दीप ने भी बोला. अब इससे इंडिया को ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन दैट अगर आपके नेबरहुड जलने लगे ना तो इट इज अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर यू एज वेल. ठीक है. नाउ वन थिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. इट इज नॉट अबाउट जमात, इट इज नॉट अबाउट बीएनपी, इट इज नॉट इवन अबाउट अवामी लीग. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज पावर में बांग्लादेश में आए, एंटी इंडिया सेंटिमेंट जिसको इनऑर्गेनिकली वहां पे कंडीशन तरह से फैलाया गया है with pumping of money, with use of social media, that is a given. और उसके पीछे there is an orchestrated force working behind it. कोई अगर ये सोचे कि कल अवामी लीग आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो भी एक that will be a completely wrong notion. There is an anti-India sentiment which is a reality. ठीक है. Now you have to deal with it. आपके खिलाफ लोग. अच्छा, वहां पे कोई बोल रहा था, मैं सुन रहा था, हाउ इजी इट इज टू, मतलब वहां पे चढ़ाना इतनी आसान चीज है कि इंडिया वालों सावधान हो जाओ, हमारे पास भी यूरेनियम है, जिस दिन उस यूरेनियम को माइन कर लेंगे हम बम बना लेंगे. मतलब ऐसे यूरेनियम को खुदाई करके निकाल लो, एक गोला बना लो और बम बन जाएगा. तो वो बोला कोई और, इतने ताली पड़ रहा है, बाप रे बाप. तो आप उनका क्या करोगे? 50 साल से माइनिंग नहीं कर पाए, जिस दिन हम उस यूरेनियम को माइन कर देंगे फिर देखना इंडिया वालों तुम्हारा क्या हाल बनाता हूं. अरे तो क्या तुम लॉजिक लगाओगे वहां पे, कौन सा तुम क्यूज बोलोगे? तो यू हैव और जो भी वहां पे थोड़ा मॉडरेट है, लॉजिकल है, यार वो चुप है, नहीं तो मार दिया जाएगा. So things are going to be even more worse. It is not going to get better. And fishing in muddied water is something the West knows how to do. Fishing in muddied water.
So they are muddying the water, and it is going to go ahead. So for them, whether it is a Jamaat or a BNP, there is a utility factor. यूटिलिटी फैक्टर है भाई, कंटेन करो इंडिया को, नहीं कर पाओगे तो देन यू विल बी द बैड बुक, फंडिंग बंद हो जाएगी. यूनुस टू सर्ट एक्सटेंट कुड डू इट, नॉट मच. उसने भी नॉर्थ ईस्ट बोल के और भी फिर इंडिया और भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया. सो इनको जो एक्सपेक्टेशन था अमेरिका का भी, आई डोंट नो हाउ मच आर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया. इनको भी लगा कि यूनुस को भेज देंगे एकदम सब कुछ एकदम हमारे फेवर में आ जाएगा. और नॉर्थ ईस्ट चिल्लाने लगा, 10 बार नॉर्थ ईस्ट बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट के साथ अलग ट्रेड करने के, ट्रांसशिपमेंट इंडिया ने बंद कर दिया, तुम झेलो अब. ट्रांसशिपमेंट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर देम. वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से बांग्लादेश की कंसाइनमेंट्स इंडिया आता है, देन इट गोस टू दिल्ली, फिर दिल्ली से दैट फ्लाइज ऑफ टू यूरोप एंड अमेरिका. दैट्स अ ट्रांसशिपमेंट. उसको बंद कर दिया इंडिया ने. नॉर्थ ईस्ट के साथ इसको ट्रेड करना है. नॉर्थ ईस्ट ऐसे बोलता था यूनुस, एज इफ नॉर्थ ईस्ट इज अ सेपरेट कंट्री, एक अलग देश है, कुछ चिकन नेक लेके, ये लेके, वो लेके. सो दीज आर ऑल बीइंग डेलिबरेटली डन. यूनुस को भी किसी ने बोला कि भाई ऐसे ही बोलो, और फिर वो क्रिकेट लेके शुरू हो गया. अब तो और रोना शुरू हो रहा है बांग्लादेश में, कि उनको लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि इफ यू डोंट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करे ना करे उसको किसी को फर्क नहीं पड़ता. ऐसा कौन सा सेमीफाइनल खेलने जा रहा था, है ना. वो तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ठीक है, उनको अपने प्यार है अपने देश की क्रिकेट टीम से, वो अलग चीज है. बट आप अगर नहीं खेल रहे हो, फिर उसके बाद अगर आप आईसीसी में इफ दे टर्न अगेंस्ट यू, आपकी तो क्रिकेट की हो जाएगी ऐसी की तैसी. फिर आप खेलते रहो अपने प्रीमियर लीग बांग्लादेश में, उसको भी कोई मान्यता नहीं देगा. मान्यता नहीं देगा तो बाहर के प्लेयर्स नहीं आएंगे. नाउ दे वहां पे ये चिंता है, वहां पे ये भी चिंता है. आई विल नॉट, अब देखना यह है कि लास्ट मिनट वो अलाउ करता है, जाता है या नहीं जाता है. क्योंकि अगर नहीं भी जाता है और क्रिकेट सफर करता है, उसमें भी यूनुस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी cheered upon. So they are creating a mess for Bangladesh. Now Bangladesh क्या करे, वो it's up to the Bangladeshis to think, but they should do well to Henry Kissinger की जो कहावत है ना, कि क्या था वो, to be a friend, to be an enemy of America is dangerous, but to be his friend is fatal. So they should see what is the condition. ईरान के साथ अमेरिका का क्या स्टैंड है, इराक को क्या किया है, लीबिया को क्या किया है, सीरिया को क्या किया है, अफगानिस्तान को क्या किया है. द होल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इज बर्निंग, मिडिल ईस्ट इज गोइंग टू. अभी ट्रम्प को मिला नहीं उतना ज्यादा कुछ यूरोप में, तो फिर वो पूरा एक फ्लोटीला भेज रहा है टुवर्ड्स ईरान. ईरान में लड़ाई जंग लगाने वाले हैं ये लोग. इट इज अ गिवन. इट्स अनदर वॉर दैट अमेरिका इज पुटिंग अप, एंड मे बी टुमारो दे वांट अनदर वॉर टू हैपन इन साउथ एशिया. उसकी वजह से इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपना जीडीपी डिफेंस बजट बढ़ाने के सिवा, बिकॉज दैट वॉर इज इनएविटेबल फॉर इंडिया. क्योंकि $10 ट्रिलियन तक अगर हम जब तक पहुंचे, उसके पहले दे वांट अस टू फेस अ वॉर. You have to do that. Once you become a $10 trillion economy, then you're too big to be disturbed. It's going to happen. Back to you, Adi. थैंक्स भाई फॉर दैट. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. But the most interesting part is, and I'd like all the audience to comment on this. Why do you think the Wall Street Journal leaked this? अपने ही बंदों को, एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल इज अ माउथ पीस. ठीक है, तो अगर माउथ पीस ही तुम्हारा अपना लीक कर रहा है तुम्हारी चीजें, तो फिर देन there is something actually taking place behind the scenes that we don't know about. As soon as we get a hint, we will come back and we'll discuss with you. But till then, let's catch up for another update. Like, subscribe, and of course, support the channel. Namaskar.